हेलो हेलो, स्वागत है अनबोरिंग एकेडमी पे। ठीक है, एसएसटी का क्लास बेटा चल रहा है। सीटेट का सेक्शन है, सीटेट 2024 के ऊपर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। बहुत लोग सीडीपी वगैरह मैराथन वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, वो सब भी चलता रहता है। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो लोग पेपर 2 दे रहे हैं, उसमें एसएसटी का जो सेक्शन है सोशल साइंस का, ठीक है, उसमें हम लोग का फोकस ज़्यादा बना हुआ है। लगातार ये 13वां जो है 12वां लेक्चर है ये, ठीक है। चोल एम्पायर और के बीच में हम लोग हैं, पूरा हम लोग ने एंशिएंट कवर कर लिया। अब आप समझ लो कि इस चैप्टर के बाद से हम लोग मिडवल में शिफ्ट कर जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो बहुत ढेर सारे वीडियोस बन चुके हैं इसके चैनल के ऊपर, आप जाइए। पिछले 11 वीडियो अगर आप देख लेंगे एसएसटी के, तो आपका पूरा एंशिएंट सीटेट के लिए कवर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी अपडेट आए वो आपको मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं फटाफट बिना समय बिताए। ठीक है, सवाल क्या है? व्हाट वेयर द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट इन द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर, देखिए जो साउथ का जो सेक्शन था, जो साउथ का सेक्शन था, उसमें ये अकबर और मुगल और ये लोग जो है मतलब थे। बाद में ये तो मिडवल टाइम पे आए और उससे पहले गुप्ता वगैरह थे। लेकिन जो साउथ की जो पॉलिटिक्स चली है ना, वो बहुत अलग चली है। पहले अगर जो सबसे ओल्डेस्ट अगर आप टेक्स्ट उठा के देखेंगे ना साउथ के बारे में, तो आपको जो लिटरेचर मिलेगा उसको कहते हैं हम लोग संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर, ठीक है। ये बात करता है 3 लोगों की, चेरा, चोला, पांड्या, ठीक है। ये लोग थे। इसका ये पूरा ये तीनों एम्पायर था जो यहाँ पे ग्रो कर रहा था। इसके बाद जो आया वो आए पल्लव, आए राष्ट्रकूट, आए चोला, आए तमिलनाडु में, और दूसरा चोला था, ये इधर वाले अलग थे, वो अलग थे। चालुक्य आए, राष्ट्रकूटा आए, ठीक है। ये सब साउथ इंडिया के एरिया में आए और इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा है कि भारत इतिहास, भारतीय आर्ट, उसमें वो रहा है टेम्पल्स को लेके। अगर सवाल उठता है ना, सवाल उठता है तो बहुत ज्यादा उठता है किस चीज के ऊपर में? टेम्पल के ऊपर लेके, आर्किटेक्चर को लेके। क्योंकि आर्किटेक्चर को लेके, क्योंकि जो साउथ इंडिया का जो टेम्पल थे ना, वो नॉर्थ इंडिया से बहुत अलग हुआ करते थे। साउथ इंडिया के टेम्पल्स छोटे छोटे प्रेमाइस में नहीं होते थे, बहुत बड़े प्रेमाइस में बने होते थे। और टेम्पल को कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, इकोनॉमी, सोसाइटी, हर चीज का सेंटर माना जाता था, ठीक है। मतलब कोर्ट वॉज इंपॉर्टेंट, राजा का जो दरबार है वो इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन ये इन चीजों को भी बहुत, जो टेम्पल है उसका महत्व बहुत ज्यादा था साउथ इंडिया में, ठीक है। तो अधिकतर जब आप साउथ इंडिया के क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो टेम्पल से जुड़े हुए जरूर दिखेंगे, ठीक है। ये इस चीज का, जैसे भी हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके मन में आता होगा कि टेम्पल्स के बारे में कोई इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं सर, या इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। ये जो समाज में जो एंशिएंट इंडिया आप पढ़ोगे ना, आइए अगर आपने साउथ इंडिया में गए होगे, ट्रैवल किया होगा, आप देखोगे बहुत विशालकाय मंदिर बने हुए हैं कई जगहों पे, ठीक है। तो चोला साम्राज्य की बस्तियों का केंद्र क्या था? तो चोला साम्राज्य की बस्तियों का केंद्र थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मंदिर हुआ करता था। मंदिर में बहुत, एक मेन मंदिर होता था और कई छोटे छोटे मंदिर भी उसके आसपास होते थे। उसके अलावा अक्सर एक तालाब भी मंदिर साउथ इंडिया के टेम्पल में पाया जाता था, ठीक है। तो और दूसरा, अगर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करेंगे हम लोग, तो 2-3 वर्ड्स मैं चाहूंगा आप लोग याद रखो। पहला वर्ड है टेम्पल आर्किटेक्चर की, अगर हम बात करेंगे, आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो पहला टेम्पल है नगरा, नगरा स्टाइल। दूसरा है द्रविड़ स्टाइल। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्स की अगर बात हो रही है तो आप इन दोनों वर्ड्स को जहन में बसा लीजिए, याद कर लीजिए। क्या इससे फायदा है? जो नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है टेम्पल का, ये मिलेगा आपको नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। और जो द्रविड़ा स्टाइल है ये मिलेगा आपको साउथ इंडिया में, ठीक है। तो अगर नगरा की बात हो रही है, कि सवाल ये पूछा जाता है कि नगरा स्टाइल का आर्किटेक्चर कहाँ मिलता है, तो ये नॉर्थ में मिलता है। और द्रविड़ा स्टाइल का आर्किटेक्चर कहाँ मिलता है, तो ये साउथ में मिलता है। मोटा मोटी मैं आपको फर्क बता दूं, जो इनके जो टेम्पल के जो गर्भगृह है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था गर्भगृह क्या होता है मंदिरों में। तो इससे पहले तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो चले जाके देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो जो इनका गर्भगृह है उसके ऊपर जो आर्किटेक्चर है उससे इसका डिवीजन होता है। और भी बहुत ढेर सारे अलग अलग डिवीजन है, लेकिन जो मोटा मोटी मैं आपको डिवीजन बता दूं, जो यहाँ पे गर्भगृह होता है उसके ऊपर जो यू टाइप में मंदिर
बनते हैं और यहाँ पे कलश रखा जाता है, ठीक है। और जो द्रविड़ा स्टाइल है उसमें जो गर्भगृह इस तरीके से यहाँ पे होता है, गर्भगृह जो होता है गर्भगृह जैसे यहाँ पे हुआ तो वो शार्प एज में रहेगा जैसे पिरामिड टाइप में, और ये जो रहेगा थोड़ा सा बेंड हुआ रहेगा। इसका जो गर्भगृह के ऊपर में जो आप मंदिर के ऊपर देखते होंगे, तो ये मेन डिफरेंस है नगरा और द्रविड़ा का। इसके बीच में एक और स्टाइल आ जाता है जो है वेसारा, जो इसका और इसका दोनों का फीचर लिया हुआ है। वो जो टेम्पल्स हैं वो वेसारा आर्किटेक्चर में आते हैं। जो द्रविड़ा आर्किटेक्चर का जो मेन जो प्रोटोगोनिस्ट रहे हैं, जो मेन आर्किटेक्चर है, जिन्होंने मेन बनवाया है, वो रहे चोला। और जो मेन इंपॉर्टेंट टेंपल रहा है, जो बिल्कुल हार्बिंगर है, जिसको देख के आप जान जाएंगे कि ये प्योर द्रविडियन आर्किटेक्चर है, उसका उस टेंपल का नाम है बृहदेश्वर टेंपल। ये समझ लीजिए, अगर आप ये जो मैं बातें कर रहा हूँ समझ जाओगे आप, ये आर्किटेक्चर के लेवल की बातें जो कर रहा हूँ ना, ये यूपीएससी के लेवल तक की मैं क्वेश्चन का आप एड्रेस कर ले जाओगे, जिस लेवल पे मैं आपको ले जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यकीन मानिए इससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया, आपको समझिए भारत के मंदिर आर्किटेक्चर का ना बेस मैं बता रहा हूँ, इसके आगे कुछ है नहीं। और जो चोल थे इसके, और जो ऊपर के जो नगरा स्टाइल था, इसका था खजुराहो स्टाइल, खजुराहो स्टाइल, ठीक है। ये वहां के जो मंदिर हैं वो स्पेशली नगरा स्टाइल को लिए हुए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो थंजावुर टेम्पल है वो खजुराहो स्टाइल में बना हुआ है, और जो वेसारा टेम्पल है जो बिल्कुल खिल के निकल के आया, जो दोनों का मिक्सचर निकल के आया, उसके जो राजा जो मेन पैटर्न थे वो होयसाला किंग्स थे। होयसाला एम्पायर आप पढ़िएगा, होयसाला किंग्स जो थे उन्होंने जहाँ कई जगहों पे टेम्पल बनाया, वो नगरा और द्रविड़िया दोनों का मेल लेके बनाया। कुछ जो है नगरा स्टाइल लिया, कुछ लिया द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। ये मंदिर अगर इतना आप समझ गए जितना मैंने आपको बताया, इसके आगे मंदिर के बारे में कुछ आपको मतलब आपको मोटी मोटी एक समझ बन गई होगी। इसके आगे आप कुछ भी पढ़िएगा, आपको बहुत आसानी से टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में मेरी गारंटी है समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं पे हूं। चमनों के नियंत्रण के प्रमुख शहर थे क्या है, कहीं टाइप करने में कुछ गलत हो गई है, ठीक है। अच्छा, चाहमनास की बात हो रही है, चाहमनास की बात हो रही है। ये उनके चौहान की बात हो रही, चमन जो ये है ये बेसिकली चौहान की बात हो रही। चौहान, इनको चमन भी कहा जाता था, चमनास कहा जाता था, ठीक है। जो पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है ना, तो ये सवाल क्या कह रहा है कि जो चौहान ये चमन जो थे, ये कहाँ से मेन इनका जो सेंटर क्या था, हब क्या था इनका, मेन जो है सेंटर क्या था जहाँ से ये राज करते। तो ये इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का एरिया था, और अजमेर। अच्छा, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इतिहास के बहुत ज़्यादा समय तक आप ये चीज़ पाएंगे कि दिल्ली जो है सेंटर नहीं रहा है। जो लेटेस्ट इस टाइम कैपिटल जो दिल्ली बना, दिल्ली कई बार कैपिटल बना हटा, ठीक है। जैसे मुगलों के टाइम पे कैपिटल दिल्ली नहीं था, अकबर उठा के लेके गए आगरा, फतेहपुर सीकरी की तरफ लेके चले गए ना, तो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग जगहों का अपना कैपिटल बनाया। लेकिन जो दिल्ली अभी के टाइम पे आपका जो चल रहा है कैपिटल ना, अंग्रेजों ने उसको 1911 में कैपिटल घोषित किया है, उससे पहले वो कैपिटल था भी नहीं। उससे पहले जो ब्रिटिश लोग काम करते थे, उनका हेड था वो कलकत्ता, उसके फोर्ट विलियम कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो लोग सेंटर बना के हब वो उनका कैपिटल था। उसके बाद इन्होंने ढक्का की बात की 1905 में, स्वराज मूवमेंट चला। उसके बाद उस स्वराज मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए ना, ये इन लोग ने 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया, जो अभी जो कैपिटल चल रही है। तो अगर आप दिल्ली राजधानी की बात कर रहे हैं इतिहास के पन्नों से उठा के कि दिल्ली को अभी के तौर पे कैपिटल कब बनाया गया, तो 1911 में वो चीज़ दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। चोल साम्राज्य के निम्नलिखित में से कौन सभा का आवश्यक योग्यताधारी सदस्य नहीं था। देखो, चोल साम्राज्य के बारे में बार बार बात करता रहूंगा, क्योंकि बात उसी के बारे में की जाती है जो इंपॉर्टेंट होता है। तो चोल साम्राज्य इंपॉर्टेंट था, साउथ इंडिया में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। एक चीज अगर इंपॉर्टेंट मैं बात करूं चोल साम्राज्य के बारे में, तो एक चीज आप देखिएगा कि पहले तो टेम्पल हो गई,
दूसरा दो तीन चीज़ें और हैं, दो चीज़ें इसके अलावा और है। एक इनका जो है मूर्ति बनाने का आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त था, मूर्तियाँ ये बहुत ज़बरदस्त बनाते थे। टेम्पल आर्किटेक्चर के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, इनके टाइम पे जो ब्रॉन्ज इमेज थी, ठीक है, जो कास्ट से बनी हुई प्रतिमाएं थी, वो बहुत पिनिकल पे पहुंची थी। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज था इनका जो लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायती राज जिसकी आज हम बात करते हैं, जो हमारे पंचायतें हैं, उसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो चोल साम्राज्य से हुआ है। आज के 1000 साल पहले उसका जो सबूत मिलता है उत्तर मयूर इंस्क्रिप्शन में मिलता है। एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है उत्तर मयूर इंस्क्रिप्शन, वहां पे इसके बारे में आपको सबूत मिलता है, लिखा गया है, और कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनका किस तरीके से चलता था। अच्छा, तो यहाँ पे क्या जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था तो वहाँ पे लोकल सभाएं होती थी, सभाएं समितियां होती थी, ठीक है, तो व्यापारियों की भी सभाएं समितियां बनी हुई थी चोला के टाइम पे। तो सवाल क्या कर रहा है कि उस सभ्य समिति के लिए वो योग्यता क्या थी। तो भाई योग्यता जो है, यू हैव टू बी ब्राह्मण, ये नहीं थी। ब्राह्मण का बोलबाला बहुत ज्यादा नहीं था, व्यापारियों का बोलबाला था, मान्यता थी, सम्मान था, लेकिन बोलबाला ऐसा नहीं था कि बस आप अगर ब्राह्मण है तभी आपको समाज में इज्जत सम्मान मिलेगा, अदरवाइज आपको गटर का कीड़ा माना जाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं था। चोल काल में कदामी एक शब्द आया है। कदामी किसको कहते थे, ठीक है। जैसे चोल साम्राज्य जो है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज था और अलग अलग तरीके से टैक्स लेने में भी विश्वास रखता था, अलग अलग तरीके से टैक्स लेने में भी विश्वास रखता था। और जो टैक्स का मेन सोर्स रहा है किसी भी साम्राज्य में किसी भी टाइम पे, वो रहा है लैंड रेवेन्यू, जमीन से आया हुआ टैक्स, भू राजस्व। जैसे भारत में अभी राज्य सरकारों की बात कर दी जाए तो लैंड रेवेन्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। जो स्टाम्प ड्यूटीज हैं, जो लैंड जो मेन आप जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है उसमें जो स्टाम्प लग रहा है वो सीधा सीधा सरकार को जा रहा है। सोचिए, जमीन खरीद रहे हैं आप, बेच रहे हैं आप, तो मालिक कहाँ हुए? आप कहते हो कि आप इस जमीन के मालिक हो, मालिक नहीं हो। अगर मालिक होते तो बिना किसी की मंजूरी के आप उस जमीन को किसी को ट्रांसफर कर सकते होते, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप नहीं कर सकते हो, ये भी कभी खाली बैठ के सोचने वाली चीज़ है कि क्या आप आज़ाद हैं तो कितना आज़ाद हैं, फ्रीडम आपके पास कितनी है? आप अपनी ज़मीन को क्या दूसरे को दे सकते हो? पॉसिबल है क्या? सरकार अगर मंजूरी ना दे उसके बाद भी आप दे सकते हो? कह दो कि मेरी ज़मीन है, मेरा स्टाम्प ड्यूटी कैसी होती है जी, ये ज़मीन मेरी है, मैं इसको उठा के दे देता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये थोड़ा अलग सा टॉपिक छिड़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। चोल निम्नलिखित में से किस प्रकार से कर लगाते थे? चोल किस चीज के ऊपर कर लगाते थे? कदामी टैक्स के बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं। कदामी होता है लैंड रेवेन्यू, वेटी द फोर्स्ड लेबर, जबरन लेबर लगाना, सेस ऑन द सक्सेशन टू द फैमिली प्रॉपर्टी। तो चोल जो है बहुत चालाक थे और हर चीज पे टैक्स लगाते थे, तभी इनके पास बहुत ढेर सारा पैसा था और तरह तरह के बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण ये लोग करते थे, ठीक है। देखिए, बृहदेश्वर टेम्पल की बात आ गई, थंजूर की बात आ गई, बृहदेश्वर टेम्पल। मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो के माध्यम से ना जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कि बृहदेश्वर टेम्पल होता क्या है। इससे थोड़ा आपका जो टेम्पल आर्किटेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बृहदेश्वर टेम्पल थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये दिखता है, इससे थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। बृहदेश्वर टेम्पल, ये देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। चलिए, बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में कोई सज्जन है, परमेंद्र सिंह यादव जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके की इमेज डाली ताकि हम आपको इसकी स्ट्रक्चर समझा सके कि किस तरीके से इस टेम्पल का निर्माण हुआ है, किस तरीके से इसको बनाया गया है और इसके जो है द्रविडियन आर्किटेक्चर में किस तरीके से इसको पिनिकल और वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल माना जाता है। जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है ना, ये द्रविडियन आर्किटेक्चर है। क्यों है? क्योंकि ये देखिए आप, ये फ्लैट है। ये अगर ये साउथ का टेम्पल होता ना तो इसका ये यू टाइप में होता। ये सबसे बड़ा जो है इसका सबूत है कि ये द्रविडियन आर्किटेक्चर है। ये
नॉर्थ का टेम्पल नहीं है, साउथ का टेम्पल है, वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल जो जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको पहचाना जाता है द्रविडियन आर्किटेक्चर के उसमें। इसके अलावा यहाँ पे मंडप होते थे। इस एरिया को क्या कहेंगे? इस एरिया को कहेंगे मंडप का एरिया। ये मंडप का एरिया हो गया। मंडप का एरिया मतलब क्या होगा? ये पिलर्ड हॉल हो गए या बरामदा हो गया, जहाँ से डिवोटी यहाँ से एंटर करते हैं तो वो ये यहाँ से गुजरेंगे। ये जो एरिया है, ये जो मेन एरिया है, ये मंडप हो गया और ये है गर्भगृह। गर्भगृह यहां पे मेन डीटी रखी जाती है। मेन डीटी, मेन मूर्ति जो है रखी जाती है, मेन डीटी रखी जाती है। और इसके ऊपर जो शिखर होता है वो दो तरीके से होता है, एक बिल्कुल सपाट होता है, एक हल्का सा गोलाई लिए हुए होता है। तो जो नॉर्थ के जो टेम्पल हैं वो हल्का सा गोलाई लिए हुए उनके शिखर हैं, और जो इधर के साउथ के जो टेम्पल हैं वो बिल्कुल पिरामिडल टाइप, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, दैट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडियन टेम्पल एंड साउथ इंडियन टेम्पल। चलिए अपने मुद्दे पे हम लोग आ जाते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल की बात आई तो मेरी इच्छा थी कि आपको इसकी जानकारी भी थोड़ी सी दे दी जाए। बृहदेश्वर टेम्पल की बात आ गई तो बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया किसने था? सीधा सीधा सा सवाल है। कौन साहब थे? तो एक साहब थे राजा नाम के, राजा खुद का ही नाम राजा थे तो राजा ही नाम रख लिया। डबल राजा रखने का मन किया तो उन्होंने कहा हमको 2 बार राजा बोलो। क्या कहना है यार, राजा है तो राजा है, जो मर्जी वो कहलवा लो, 3 बार राजा कहलवा लो। ठीक है, हम कौन होते हैं? हमको तो बस याद करके आंसर में टिक लगा देना, हाँ भैया ये साहब थे, हमको क्या करना है। ठीक है, उस समय दक्षिण भारत में फसलों की सिंचाई का कौन सा तरीका अपनाए जाते थे? दक्षिण भारत में फसलों की सिंचाई किस तरीके से होती थी? तो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा उपजाऊ एरिया है, लेकिन कई कई जगहों पे पथरीले इलाके भी हैं जहाँ पे टैंक बेस्ड इरिगेशन होता है। आपको जो है अगर विजयनगर एम्पायर आप घूमने जाओगे तो अगर आप वहाँ के जो मेन सेंटर है, जो हब है, वहाँ पे अगर आप जाइएगा तो हम्पी अगर आप जाइएगा तो हम्पी में आपको इरिगेशन सिस्टम इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि तुंगभद्रा रिवर से पानी लाके हम्पी जो उनका कैपिटल था ना, वो वहाँ तक लाया जाता था उस ज़माने में, जो जब कोई पाइप वगैरह का जो है कोई बहुत ज़्यादा खोज नहीं हुआ था। इट्स वेरी मार्वेलस। अगर आप कभी मौका मिलता है आप जरूर जाइएगा हम्पी, आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो वहाँ पे हर तरीके का इरिगेशन संभव था। ठीक है, स्टोरेज भी था, डिगिंग भी था, और कैनाल्स जो नदियाँ वो नहर वगैरह बनाई जाती हैं, हर तरीके का इरिगेशन, हर तरीके की सिंचाई व्यवस्था जो है चोल एम्पायर में और साउथ इंडिया में इन जनरल मौजूद हुआ करती थी। एक सामंत का कर्तव्य क्या नहीं था? सामंत थोड़ा समझ लीजिए क्या है। देखिए, एक होता था किंग। किंग को चाहिए आर्मी प्लस मनी। राजा कैसे बना? राजा को चाहिए, राजा की शक्ति क्या होती है? राजा की शक्ति है पैसा और सेना, 2 चीजें होती हैं। ठीक है, तो पैसा जो है आता था रेवेन्यू से, और आर्मी और पैसा दोनों कौन प्रोवाइड कराते थे? सामंत। सामंत कौन थे? जो इंग्लिश में आप कह दीजिए फिड्यूशरीज हुआ करते थे। ठीक है, हिंदी में सामंत कह लीजिए, इंग्लिश में फिड्यूशरी कहते थे। राजा क्या होता था, जैसे मान लीजिए जब युद्ध लड़ना है तो उसको 1 लाख सिपाहियों की जरूरत है, लेकिन क्या है जब युद्ध खत्म हो गया अब उस 1 लाख सिपाही का करेगा क्या वो? अब भाई भारत सरकार के तरीके थोड़ी ना मजबूर है वो कि आप कहो कि नहीं हम तो लड़ लिया आपसे, अब तो हमको सैलरी दो, यहीं रखो हमको, और PF दो और फलाना धमाका। उस टाइम के राजा वगैरह जो है ध्यान नहीं देते, कहते कि ठीक है लड़ाई हो गई तो हम लोग युद्ध जीत गए या हार गए जो भी है, अब तुम लोग जाओ अपने अपने घर जाओ, हम सैलरी वैलरी नहीं देंगे। वो लोग अपने घर चले जाते थे। लेकिन इस वजह से राजा जो है स्टैंडिंग आर्मी नहीं मेंटेन करता था। स्टैंडिंग आर्मी नहीं मेंटेन करता। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब कि फौरन हर वक्त बैरक में सैनिक बैठे नहीं रहते थे। सैनिकों को गांव भेज दिया जाता था। गांव का मुखिया होता था या 4-6 गांव के ऊपर एक मुखिया होता था, उसको कहते थे सामंत। राजा जो है सामंतों के कांटेक्ट में रहता था।
सामंत के अंडर में बहुत ढेर सारे सैनिक वगैरह गांव में रहते थे और काम धाम करते थे। जब जरूरत पड़ती थी तो सामंत सैनिकों को राजा को प्रोवाइड कर देता था। सामंत समय समय पे राजा को पैसे भी दे देता था जब जरूरत पड़ती थी इसको, जो है रेवेन्यू के तौर के ऊपर, तोहफे के तौर पे, ठीक है। तो राजा पूरी तरीके से सामंतों पे निर्भर हुआ करता था, ठीक है। तो क्या ड्यूटीज क्या थी? राजा को मिलिट्री सपोर्ट देना, राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे। कौन? सामंत। अपने राज्य के लिए उपहार लाओ, उनको उपहार भी देते थे राजा को। भाई राजा तो उपहार तो देना जरूरी है। राजा के दरबार में उपस्थित रहो। राजा जब दरबार लगाए तो ये सामंत लोग वहां पे बैठे रहते थे, इंतजार करते रहते थे कि अगर राजा ने कोई जो है अपनी इच्छा प्रकट की तो उसको पूरा किया जाए। लेकिन राजा जो है शादी वगैरह में जो है अपने बच्चों की उनके लड़कियों से नहीं करने को कहता था। ऐसा इतिहास में बहुत ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। राजा का मन है तो कर भी सकता है, लेकिन इन जनरल कोई नॉर्म नहीं हुआ करता था। राजा जनरली अपने बच्चों की शादी या खुद की शादी किसी राजा से ही करता था, सामंतों से नहीं करता था। एक वर्ड है ट्राई पार्टी स्ट्रगल। कई बार आप इतिहास जब पढ़ेंगे एंशिएंट का तो आप देखेंगे ट्राई पार्टी स्ट्रगल, आप जो है बार बार देखेंगे। तीन राज के बीच में था। गुर्जर प्रतिहार अभी आगे आएगा, चलिए आगे आएगा तो मैं उसको बारे में डिस्कस। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के बारे में, उस समय से विभिन्न राजाओं ने कन्नौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध क्यों किया? तो ट्राई पार्टी स्ट्रगल में तीन राजा होते थे। ट्राई मतलब तीन, पार्टी मतलब तीन पार्टी, यानी तीन राजा लोग लड़ाई करते थे कन्नौज जीतने के लिए। कन्नौज को ये माना जाता था कि अगर जैसे आज के टाइम पे कहते हैं ना, अगर आपको रूल करना है तो आप दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली इज द सेंटर। आपने दिल्ली जीत लिया तो आपने भारत जीत लिया। इस तरीके से जब ये एंशिएंट टाइम पे कहते थे कि अगर आपने कन्नौज जीत लिया तो आपने पूरा एरिया इलाका जीत लिया। कन्नौज को इतना ज्यादा अच्छा बेहतर माना जाता था, ठीक है। तो कन्नौज के पीछे लोग क्यों पड़े हुए थे? कन्नौज को क्यों इतना अच्छा माना जाता था? कन्नौज अगर जैसे आज के टाइम पे दिल्ली को माना जाता है क्योंकि भाई वो तो कैपिटल है, लेकिन उस टाइम पे ट्राई पार्टी स्ट्रगल तीनों जो अलग अलग राजा थे या राजवंश थे वो कन्नौज के पीछे क्यों पड़े हुए थे? उसका कारण ये था क्योंकि जो कन्नौज जो लोकेटेड था ना, बहुत उपजाऊ जमीन पे लोकेटेड था, ठीक है। और वहां पे अगर जिसका भी कब्जा होगा उसको बहुत उपजाऊ जमीनें मिलेंगी, खेती आसानी से कर सकता है और अपने लोगों को आसानी से पाल सकता है। इसलिए जो तीन अलग प्रकार के जो डायनास्टीज थे, जो राजा थे, वो कन्नौज को जीतने के लिए आपस में युद्ध वगैरह करते रहते थे। इसी का नाम है ट्राई पार्टी स्ट्रगल। गजनी ने सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के पीछे मुख्य कारण क्या था? सोमनाथ मंदिर के पीछे देखो, आज के टाइम पे बहुत ढेर सारे लोग प्रोपेगेंडा वगैरह बताते रहेंगे कि ये कारण था कि वो मुसलमान था और हिंदू टेम्पल थे तो करता था। भैया बात ये है ना कि उस टाइम पे बैंक नहीं था, आरबीआई नहीं थी। अगर आरबीआई होती, एसबीआई की ब्रांच होती ना और मोहम्मद गौरी आता ना तो मंदिर में नहीं जाता, एसबीआई में जाके अटैक करता, क्योंकि वो था लुटेरा और लुटेरा जाएगा वहां जहां है पैसा, और पैसा था मंदिर के पास में, ठीक है। लुटेरे का कोई धर्म नहीं था, तो लुटेरा जो आता था वो क्या करता था? ही वॉन्टेड टू बिल्ड ए पैलेस देयर, नहीं पैलेस वगैरह नहीं बनाना चाहता था। ही डिड नॉट लाइक द आर्किटेक्चर, उसको आर्किटेक्चर नहीं पसंद था। ही वॉन्टेड टू यूज अ टेम्पल फॉर सम अदर पर्पज, ये भी नहीं था। ही कैरिड अवे द वेल्थ फ्रॉम द टेम्पल, मेन कारण था पैसा, चढ़ावा। मंदिरों में चढ़ावा इतना ज्यादा आता था और वो उसी को लूटने के लिए बार बार आता था और अपने एरिया में ले जाता था। गरीब राजा था और अपने एरिया में लूट लूट के यहाँ से जाता था और लड़ाई करता था और फिर उसको पैसा घट जाता था और फिर आके यहाँ पे लड़ाई करता था और लूट के लेके चला जाता था। कई बार वो आया, करीब करीब इतिहास बताता है कि 17 बार तक महमूद गौरी जो है, महमूद गजनी जो है, ये लुटेरा, ये महमूद गजनी नाम का लुटेरा भारत आया और हमारे मंदिरों को लूट के ले गया। मंदिर को इसलिए लूटा क्योंकि पैसा जहाँ था वो मंदिर है। अगर मस्जिद में पैसा होता तो ये आदमी मस्जिद भी लूट लेता। अगर पैसा जो है गिरजाघर में होता तो पैसा ये आदमी गिरजाघर भी लूट लेता। अगर आप थोड़ा बारीक से पढ़ेंगे तो आपको, मतलब मेरा समझ तो यही कहती है, आपकी समझ आप फ्री हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आदमी को जहां भी पैसा दिखता है वो लूट लेता। धार्मिक कारण कोई नहीं दिखता है मुझे इसके पीछे। भारत में मध्ययुगीन काल के दौरान मेडुअल टाइम मंदिरों का एक केंद्र माना जाता था। मंदिरों को केंद्र क्यों माना जाता था, ये सवाल पूछा गया है। क्योंकि मंदिरों को कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी,
आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ भी होती थी। तो मेन जो है एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड भी वहाँ से होता रहता था, और सूफी मूवमेंट भी, कई सूफी मूवमेंट जो है जैसे कहते हैं ना खानकाह वगैरह भी होती थी, लेकिन जो इसका मेन कारण है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी। समाज की जो व्यवस्था है उसका सेंटर था मंदिर। मंदिर को सिर्फ पूजा अर्चना के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता था, मंदिर के बाहर दुकानें लगती थी, व्यापारी आते थे, अपना सामान बेचते थे, व्यापारी ऐसा अपने सामान को वहाँ से खरीद के विदेश तक भी ले जाते थे, ऐसा भी इतिहास के जो है जानकार बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीं शताब्दी में मंदिर वास्तुकला का हिस्सा था? तो मंदिर में अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे द्वार है, नृत्य करने का स्थान है, पवित्र मंत्र करने का स्थान है, या आग रखने के लिए खुले मुंह वाले चौकोर पिरामिड आकार का बर्तन है। तो इसमें से कौन सा जो चीज है जो मेन आर्किटेक्चरल पार्ट था मंदिर का? अब आप समझिए, सीटेट के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, और ये सवाल बहुत गहरा है, ये आसान सवाल नहीं है। मैं इसको बिल्कुल आसान सवाल की कैटेगरी में रखने की मूर्खता नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपको कहूंगा कि आप इसकी मूर्खता कीजिए, क्योंकि ये सवाल मुश्किल सवाल है। आपको आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, आपको अलग अलग वर्ड समझना पड़ेगा। इसलिए मेरी छोटी सी सलाह ये है कि इस तरीके के सवालों को देख के विचलित नहीं होना है। आप 100% करने नहीं गए हो, आप एक दो सवाल ऐसे आएंगे जिसको आपको नहीं आता होगा, क्योंकि कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है और 100% नहीं जान सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर कुछ समझ पा रहे हैं तभी सवाल को एड्रेस कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। और इस सवाल को देख के ऐसा भी मत कर लेना अभी जैसे जो तैयारी के पीरियड में हो कि उठा के किताब वगैरह रगड़े पड़े हैं कि हम सारी किताब पढ़ डालेंगे और कोई सवाल हमसे छूटना नहीं चाहिए। इशू जी, हाँ मतलब क्या होता है? नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। हेलो, हाय करो या हाय हेलो बोलो। इशू जी ने हाँ क्या होता है? कुछ भी, ठीक है। एनीवे, तो देखो मंदिर में द्वार तो होते थे, और परफॉर्मेंस के लिए जो डांस के लिए मंडप बने और वरामदे बने वो बाद में बने हैं, ठीक है। लेकिन यज्ञ वेदी, सीट टू परफॉर्म सीक्रेट इनकारनेशन, ये इंपॉर्टेंट, ये एक आर्किटेक्चर का हिस्सा उस टाइम पे था, इसके डिटेल में मैं इससे पहले काफ़ी डिटेल में मैं मंदिर के आर्किटेक्चर को समझा चुका हूँ, तो बार बार उसी चीज़ का रिपीटेशन नहीं करूँगा। हिरण्यगर्भा अनुष्ठान किया गया था, कब किया जाता है हिरण्यगर्भा? जो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति और पुरुष के बीच में जो समयोग हुआ उससे पृथ्वी का प्रकृति और पुरुष के बीच में जो समयोग हुआ उससे पृथ्वी का जन्म हुआ। तो वो जो क्या कर रहे थे, वो लोग हिरण्यगर्भा कर रहे थे, हिरण्यगर्भा करके ही पृथ्वी का जन्म हुआ है। यानी कि हिरण्यगर्भा का रिलेशन है जब कोई बहुत बड़ा काम करना हो या बहुत बड़ी चीज आपने जीत ली हो, तब जो प्रोसेस किया जाता है, जो यज्ञ किया जाता है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भा, ठीक है। तो अगर कोई राजा भी कोई विक्ट्री कर लेता था तो उसको अनुष्ठान जो करता था उसको क्या कहते थे? हाँ, जो है हिरण्यगर्भा कहते थे। रिचुअल के बारे में मुझे पता नहीं है, आपको जानना हो तो आप किसी पंडित से पूछ लेना। चलो, चोल पीरियड में ट्रेडर्स को किस नाम से जाना जाता था? चोल पीरियड में ट्रेडर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे यार, क्योंकि देखो साउथ में ये लोग बसे हुए थे, यूं भारत है, यहाँ पे तमिलनाडु का हिस्सा है, और यहाँ पे चोल थे, ठीक है। ये लोग श्रीलंका इनका एक जिला था। तमिलनाडु में जो है जो चोल एम्पायर थे वो श्रीलंका को एक जिला बनाए हुए थे। इनके पास टोटल 8 जिले थे, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट श्रीलंका हुआ करता था, और इनका जो है आधिपत्य इंडोनेशिया और कंबोडिया तक जो है और मलेशिया तक जो है हुआ करता था। तो ट्रेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है चोल समाज में, ठीक है। तो इनके जो व्यापारी थे उनको क्या कहते थे? नगरम। उनको क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जहां पे ये पूछा जाता है कि फलाने को किस नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु के चिंगपुट जिले में उत्तर मेरू, देखिए उत्तर मेरू के बारे में बात कर रहा हूं, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, यहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उत्तर मेरू में जो इंस्क्रिप्शन पाया गया था वो सबसे ज्यादा जानकारी देता है तमिलनाडु जो चोला पीरियड का था, ठीक है।
तो सवाल के अनुसार सभा का सदस्य नहीं हो सकता। कौन आदमी सभा का सदस्य नहीं हो सकता है? वो आदमी सभा का सदस्य नहीं हो सकता था जिसने अपना हिसाब किताब जमा नहीं किया हो। सोचिए, ऑडिट का सिस्टम था उस टाइम पे। वो आदमी सभा और इनकी समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ट्रेडर समिति का सदस्य नहीं होता था जिसने, सोचिए, अपना हिसाब किताब इनको जमा ना किया हो। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। उस टाइम पे सोचिए ऑडिट का सिस्टम था। दंतेदुर्ग नाम का एक राजा था जिसने क्या किया था? हिरण्यगर्भा परफॉर्म किया था। बड़ा राजा था, फेमस था। ये कौन था? कृष्णावन का चाचा था। कृष्णावन का चाचा था। ये बहुत ही फेमस वो थे जिन्होंने, इनका एलोरा में एलोरा की गुफाएं जो बनी हैं उसमें इनका एक चित्र भी मिलता है और दंतेदुर्ग का भी रेफरेंस मिलता है। ठीक है, ये आप नहीं समझ पाओगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दंतेदुर्ग कौन सा राजा था? दंतेदुर्ग था राष्ट्रकूट का राजा। राष्ट्रकूट जो वो था, जो चालुक्य राज थे, चालुक्य के फिड्यूशरीज थे पहले। ये जब चालुक्य खत्म हुए तो राष्ट्रकूटा ने इसको ओवरकम कर लिया और उसके बाद कौन से आए? होयसाला आए। तो सबसे पहले देखिए कहाँ से शुरू हो रही है कहानी, कहाँ से शुरू हो रही है? सातवाहना से शुरू हो रही। सातवाहना की फिड्यूशरी थे कौन? जो है चालुक्य थे। चालुक्य के उसके बाद चालुक्य का राजा था पुलकेशिन, जिसने हराया था, किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था साउथ में बढ़ने से। चालुक्य के बाद कौन सा था? चालुक्य के फिड्यूशरी थे राष्ट्रकूटा। इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए कौन? होयसाला। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिटेल इतिहास में आपको एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ने पे नहीं मिलेगी, आप नहीं जान पाएंगे क्या क्या लिखा हुआ है उस टाइम पे। ठीक है, तो सवाल क्या है? दंतेदुर्ग जिसने हिरण्यगर्भा नामक अनुष्ठान किया था, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हिरण्यगर्भा उस अनुष्ठान को कहते हैं जब कोई राजा बहुत बड़ी जीत को हासिल करता है तो जो अनुष्ठान करता है तो उसको हिरण्यगर्भा कहते हैं। पहला एक और करते हैं, एक और आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक वर्ड और आएगा, क्या आएगा? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ। देखो, राजा बनने से पहले जो यज्ञ किया जाता था वो यज्ञ किया जाता था अश्वमेघ यज्ञ। इसमें क्या होता था? घोड़े दौड़ा दिए जाते थे चारों दिशाओं में। जहां तक घोड़े जो है बिना रुके दौड़ते थे वो राजा उसके अंडर में आ जाता था। उसके बाद जो अनुष्ठान करता था वो अश्वमेघ यज्ञ करता था ना। अब मुझे नहीं पता कि कैसे यज्ञ किया जाता है, लेकिन उसका नाम यही था, अश्वमेघ यज्ञ नाम है। ठीक है, और जो उसके बाद जब राजा बन गया तो जो यज्ञ करेगा, जब कोई जीत हासिल करेगा बड़ा, तो उस यज्ञ को क्या कहेंगे? हिरण्यगर्भा अनुष्ठान कहेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी? कौन सी शर्त? देखिए, ध्यान दीजिए, सारे सीटेट के आए हुए क्वेश्चंस में एड्रेस कर रहा हूं जो एग्जाम में किसी न किसी समय पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि जो चोल साम्राज्य है उससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो चोल साम्राज्य में दे शुड बी द बिटवीन एज ऑफ 25 एंड 70, बिल्कुल सही बात है। दे शुड बी द ओनर ऑफ द लैंड फ्रॉम विच द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, बिल्कुल सही है। दे शुड हैव देयर ओन होम, अपना घर होना चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदा, वेद के बारे में कोई जानकारी मामला नहीं है। ये ऊपर का 3 सही है, पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा। व्यापारी को वेद के बारे में जानकारी नहीं भी है तब भी कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। नॉट कंडीशन ऑफ, नहीं, मेरे ख्याल से इसका आंसर शायद 1A होगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आंसर बुक में कुछ और दिया है, मेरे ख्याल से आंसर 4 होना चाहिए। चलो, मैं बाद में देख के इसको कमेंट में आपको डिस्कस करके बता दूंगा। चोल मंदिरों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चोल के मंदिर जो होते थे वो हब होते थे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज के। ठीक है, मेकिंग ऑफ द आयरन इमेज was the most distinctive feature of the चोल टेम्पल। ठीक है, ठीक है, चोल के टाइम पे जो आयरन इमेजेस बनने लगी थी वो बहुत ही अच्छे किस्म की थी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। इसका बेहतरीन जो है
जैसे चोल के जो है ये किया था, जो चोल साम्राज्य में ब्रॉन्ज इमेज थी, ब्रॉन्ज इमेज थी, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगी थी और बहुत ही अच्छे किस्म की, बिल्कुल हाई किस्म की, बहुत ही लेटेस्ट किस्म की, बहुत ही अच्छे टेक्निक से जो है इन्होंने मूर्ति बनाने की कला पे महारत हासिल की थी। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चोला, इसमें जो इनकी जो नटराज की मूर्ति है, ये जो मूर्तियां आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अधिकतर चोल के टाइम की निकली हैं। ये जो फेमस मूर्तियां हैं इस तरीके की, तो जो चोल साम्राज्य था उन्होंने मंदिर तो बहुत अच्छे बनाए, व्यापार भी बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजन की कला को भी बहुत अच्छे से महारत हासिल किया। और जो ये स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इस मूर्तियों के स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका इवोल्यूशन जहां से हुआ है वो है चोल साम्राज्य। बेसिकली ब्रॉन्ज इमेज की बनाई जाती थी। और देखिए स्कल्पचर फाउंड इन द तंकवी बार फ्रॉम द चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी में नटराज की मूर्तियों को जो पाया गया, बहुत ही अच्छे किस्म की कलाकारी के नमूने ये थे अपने टाइम के। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ द आयरन इमेज वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर। बिल्कुल अलग करना, क्योंकि बाकी लोगों के पास वो टेक्निक नहीं थी। ठीक है, इनके पास जो टेक्निक थी वो दैट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दैट टाइम। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, अभी थोड़ी पहले मैं बता रहा था, ट्राई पार्टी स्ट्रगल की बात मैंने की था कि तीन जो है साम्राज्य वाले आपस में लड़ते थे। सवाल देखिए सीटेट में आ चुका है ना। तो क्या सवाल था कि जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष होता था उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते थे जो कन्नौज को हासिल करना चाहते थे। थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं कि कन्नौज का जो राज्य है वो बहुत ही फर्टाइल था, इसलिए तीन अलग अलग डायनेस्टी उसके ऊपर कब्जा करना चाहती थी। कौन कौन था? जो इस दिशा से काम करते थे, जैसे भारत का ये है तो यहां पे थे गुर्जर प्रतिहार, नीचे से आते थे राष्ट्रकूटा, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने दंती दुर्ग और कृष्ण वन के बारे में बात की, जिन्होंने यहाँ पे इलोरा की गुफाएं बनाई और कंट्रीब्यूशन उसमें दिया। और इधर थे बंगाल की तरफ में पालाज। तो ये तीनों लोग जो हैं ट्राई पार्टी स्ट्रगल आपस में करते रहते थे। कन्नौज का एरिया यहाँ पे था कि इसके ऊपर, कन्नौज के ऊपर शासन कर ले, और कन्नौज को हासिल कर ले और अपना नाम को, अपने वर्चस्व को बढ़ा ले। ठीक है, तो ये तीनों में जो लड़ाई होती थी, कौन कौन से साम्राज्य थे, घराने थे, वो गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाला थे। तीनों की जगह भी मैंने आपको बता दी है। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। चोला डायनेस्टी क्लोथ प्रोड्यूस करती थी फ्लैग के लिए, वो क्या है? चोल वंश के दौरान तंजौर और उरैयूर में किस समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़ा तैयार करते हैं? देखिए बड़ा अजीब सा सवाल है, इसका मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकता हूं। ठीक है, बस कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो ऐसे होते हैं कि आप याद कर लो। इसका हल यही है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कि वो कोई ट्रिक मैं आपको बता दूं या समझा दूं कि आप याद कर लो इससे। तो इसका आंसर है सलिया जाति के लोग थे। ठीक है, और मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ बुक में कोई डिटेल लिखी हो तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका इस तरीके के क्वेश्चंस यार एक दो आते ही आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, एंशिएंट इंडिया में आप बहुत सारा डूबो मत। आप डूबोगे तो आप कहीं का नहीं रहोगे, आप बिल्कुल डूब ही जाओगे, क्योंकि या तो सारी पढ़ाई एक तरफ और एंशिएंट इंडिया की पढ़ाई एक तरफ है, एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई एक तरफ है। इंटरेस्ट भी आता जाएगा, पढ़ते जाओगे, समय वेस्ट हो जाएगा। तो एक लिमिट तक ही आपको पढ़ना है। ये था आज चोला डायनेस्टी के ऊपर मैंने पूरा काम कंप्लीट कर दिया। साउथ एंशिएंट इंडिया हम लोग का आज कंप्लीट हो गया 12 लेक्चर में। इसके आगे कुछ लेक्चर में मेडिवल का लूंगा, उसके बाद हम लोग मॉडर्न पे आ जाएंगे। और तो एसएसटी की पढ़ाई हम लोग जल्द से जल्द इसको खत्म कर देंगे, ताकि आपके पास रिवीजन का भी टाइम रहे। और उसके बाद मैं थोड़ा मैराथन क्लास वगैरह भी लूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक सम्मोहित करके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने देखा, जिसने नहीं देखा, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद।